अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 का ये सेकंड लेक्चर है। इसमें हम लोग चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे जी। चैप्टर 2 है जी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड अथॉरिटी। इस चैप्टर का नाम है। इसमें बड़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड अथॉरिटी, कंपोजिशन ऑफ फूड अथॉरिटी, टर्म एंड कंडीशन ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स जो है उसके, रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन और मेंबर्स। हाँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है जी, पावर एंड फंक्शन ऑफ फूड अथॉरिटी, प्रोसीडिंग ऑफ फूड अथॉरिटी, कैटेगराइजेशन ऑफ प्रीमिसेस, साइंटिफिक पैनल, पावर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफ ऑफिसर, पावर ऑफ डीजी, अदर इम्प्लाइज जो होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो इसी में आ जाएंगी। तो चैप्टर 2 जो है उसको स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले इस चैप्टर की हेडिंग है जी, क्या है जी, चैप्टर का नाम क्या है जी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड अथॉरिटी। क्या लिखा है जी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड अथॉरिटी, द गवर्नमेंट में बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एस्टेब्लिश द पंजाब फूड अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। क्या कह रहा है जी, जो गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के जरिए पंजाब फूड अथॉरिटी को जो है वो स्टैब्लिश कर सकती है। इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 है जी, द फूड अथॉरिटी शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग अ इंडिविजुअल सेक्शन एंड अ कॉमन सील विद द पावर टू एंटर इनटू। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है जी, इसमें वो कह रहा है जी, जो पंजाब फूड अथॉरिटी है वो अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अपने नाम से जो प्रॉपर्टी खरीद सकती है, उसके ऊपर भी मुकदमा चलाया जा सकता है, वो भी किसी के ऊपर मुकदमा चला सकती है जी। आगे इसको मजीद जो है वो डिस्क्राइब किया गया है जी। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है जी कंपोजिशन ऑफ फूड अथॉरिटी। फूड अथॉरिटी की कंपोजिशन क्या है, ठीक है जी, उसमें कौन कौन से जो मेंबर हैं वो होंगे। दी पंजाब फूड अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड दी फॉलोइंग मेंबर्स। एक चेयरपर्सन और नीचे फॉलोइंग मेंबर, ये सारे के सारे हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। कितने सेक्रेटरी हैं जी इसमें, सेक्रेटरी टू दी गवर्नमेंट 1 2 3 4 5, 5 सेक्रेटरी हैं जी। कौन कौन सा, पहला सेक्रेटरी कौन सा, सेक्रेटरी दी गवर्नमेंट फूड डिपार्टमेंट का, दूसरा सेक्रेटरी है जी हेल्थ डिपार्टमेंट का, तीसरा सेक्रेटरी है जी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, चौथा जो है वो लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट का। अच्छा, चौथा है जी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी टू दी गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। पहले बता दिया आप लोगों को 5 सेक्रेटरी होते हैं जी, एक चेयरपर्सन, 5 सेक्रेटरी। आगे 3 मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द पंजाब। पंजाब असेंबली के 3 मेंबर होंगे, उसमें से एक जो फीमेल मेंबर है वो जरूरी होना चाहिए, ठीक है जी। 2 फूड टेक्नोलॉजिस्ट होने चाहिए, एटलीस्ट 1 जो वो फीमेल फूड साइंटिस्ट भी होनी चाहिए उसमें। 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, 1 रिप्रेजेंटेटिव चैम्बर ऑफ कॉमर्स का होना चाहिए, 1 रिप्रेजेंटेटिव जो है फूड इंडस्ट्री का होना चाहिए, 1 रिप्रेजेंटेटिव जो है वो फूड ऑपरेटर्स होने चाहिए जो FBO हैं, और 2 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फार्मर के 2 रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए इस जो है ना अथॉरिटी में। कंपोजिशन में जो मेंबर है उसके, उसमें भी एक फीमेल जो मेंबर है वो जरूरी है जी। 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंज्यूमर इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 फीमेल कंज्यूमर। तो 2 जो है वो कंज्यूमर के भी रिप्रेजेंटेटिव इस में होने चाहिए जी। नेक्स्ट क्या है जी, द गवर्नमेंट शेल वाइल अपॉइंटिंग मेंबर ऑफ वेंचर इन क्लॉज 1 एंड जी ऑफ द सबसेक्शन 1 अपॉइंट एटलीस्ट 1 फीमेल। अच्छा, क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है जी 1 जो फीमेल मेंबर है ना वो लाजमी आपने रखना है, चाहे वो 7-8 ये जो मेंबर से जो पैनल था उसमें हर एक पैनल में कह रहा है जी एक जो है फीमेल मेंबर लाजमी होना चाहिए। The government shall in prescribed manner appoint a person who possesses the prescribed qualification and experience as a chairperson। गवर्नमेंट जो है वो ऐसे बंदे को चेयरपर्सन लगा सकती है जो शरायत हैं, जो चेयरपर्सन की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता हो, उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो, उसकी जो एक्सपीरियंस है उसको मीट करता हो, तो उसको वो चेयरपर्सन लगा सकती है जी। हाँ, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है जी, द गवर्नमेंट शेल अपॉइंट द नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी कंसिस्टिंग। हाँ, कहता है जो नीचे दी गई कमेटी है, अगर ये कमेटी चाहे तो कोई नॉन ऑफिशियल बंदा जो है, ठीक है, उसको भी कमेटी जो मेंबर है उसमें ऐड कर सकती है जी। वो कौन से हैं जी, कमेटी कौन सी है, चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट जो कन्वेनर होगा, जो मीटिंग को कॉल करेगा, ठीक है, एक वो होना चाहिए उसमें। सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट फूड डिपार्टमेंट का एक सेक्रेटरी होना चाहिए, हेल्थ डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, और DG होना चाहिए निफ्सेट का, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जो 4-5 लोग हैं ये बैठेंगे जी, ये किसी भी नॉन ऑफिशियल मेंबर को क्या है जी मेंबर बना सकते हैं उस कमेटी का जी। द फूड अथॉरिटी में विद द प्रीवियर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट को अपॉइंट एनी अदर पर्सन एज अ मेंबर। फिर सुन लो, दी फूड अथॉरिटी में विद प्रीवियर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के बाद, पहले अप्रूवल लेनी है, उसके बाद वो कहता है किसी भी दूसरे पर्सन को वो मेंबर बना सकती है, को अपॉइंट एनी अदर पर्सन एज अ मेंबर के तौर के ऊपर। 5 है जी, द चेयरपर्सन एज द मेंबर अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर। एक्स ऑफिशियो मेंबर क्या होता है, जो उस
ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं होता, अदर ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा होता है, लेकिन उसको एज अ एडवाइजर, एज अ काउंसिल का मेंबर, एज अ कमेटी का मेंबर, उससे जो एडवाइस वगैरह लेने के लिए उसको रखा जाता है जी। ये हो गया एक्स ऑफिशियल मेंबर शैल बी अपॉइंटेड इन सच मैनर एज टू इंश्योर द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड एक्सपीरियंस। ठीक है जी। जेंडर बैलेंस एंड इक्विटेबल जियोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन विद इन दी प्रोविंस, यानी जो मेल और फीमेल की जो है वो नुमाइंदगी, वो भी कहता है उस कानून के मुताबिक होनी चाहिए। नंबर एक चीज। नंबर दो कहता है एक्स ऑफिशियल मेंबर को इसलिए रखा जाता है ताकि जो है वो हायर जो स्टैंडर्ड है उसको मीट किया जा सके जी। डिपार्टमेंट जो है वो उसको अच्छे तरीके से अच्छी एक्सपीरियंस बंदों की एडवाइस से चलाया जा सके। नंबर 6 है जी, अ मीटिंग ऑफ द फूड अथॉरिटी शैल बी हेल्ड इन द मैनर प्रोवाइड बाय द रेगुलेशन एंड अंटिल सो प्रोवाइड एज मे बी डिटरमाइंड बाय द फूड अथॉरिटी। नंबर 7, द सेक्रेटरी ऑफ द फूड अथॉरिटी शैल ऑन द डायरेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन कॉल अ मीटिंग ऑफ, हाँ ठीक है जी, फूड अथॉरिटी का जो सेक्रेटरी है वो जो है वो मीटिंग को वो कॉल कर सकता है जी। द फूड अथॉरिटी शैल मीट एटलीस्ट, हाँ एक साल में वो 3 दफा जो है वो मिले ही मिलेगी लाजमी। द चेयरपर्सन एंड हिज एब्सेंस एनी अदर मेंबर इलेक्टेड बाय द अदर मेंबर्स प्रेजेंट इन एट अ मीटिंग शैल प्रिजाइड अ मीटिंग, हाँ कहता है अगर चेयरपर्सन नहीं है तो दूसरे मेंबर जो है जिसको अपॉइंट किया जाता है, जिसको दूसरे मेंबर जिसके ऊपर इतफाक करते हैं, वो भी जो है वो कमेटी जो है उसको मीटिंग को कॉल कर सकता है। द फूड अथॉरिटी शैल मीट एट लीस्ट थ्राइस ईयर, ठीक हो गया। द चेयरपर्सन इन हिज एब्सेंट एनी अदर मेंबर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स प्रेजेंट इन एट अ मीटिंग शैल प्रिसाइड एट मीटिंग ऑफ द फूड अथॉरिटी, ये भी हो गया। द कोरम फॉर अ मीटिंग शैल बी 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर, द फ्रैक्शन बीइंग काउंटेड एज 1। क्या कोरम क्या होता है जी? वो मिनिमम मेंबर्स होते हैं जो किसी भी कमेटी किसी भी मीटिंग को कॉल करने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है जी। कहते हैं जो कोरम है वो बुलाया जा सकता है। द कोरम फॉर अ मीटिंग शैल बी 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर, टोटल मेंबर का 1/3 होगा जी। जैसे 100 है तो उसका क्या होगा 1/3 33%। द फ्रैक्शन बीइंग काउंटेड एज 1, तो इसको इस फ्रैक्शन को एक काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है जी, जो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स की टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो क्या क्या है जी, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ जी। द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स अदर देन एक्स ऑफिशियल मेंबर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ द 3 years एंड शैल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट। ठीक है, लेकिन 2 दफा आगे नेक्स्ट आएगा कि कहते हैं चेयरपर्सन को हम लोग जो है वो 3 साल का उसका दौरानी होगा, उससे ज्यादा के लिए उसको नहीं अपॉइंट कर सकते, और पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ उसको 2 दफा ही अपॉइंट किया जा सकता है जी। A person shall not be appointed as a chairperson or a member other than ex officio member for more than 2 terms, 2 टर्म से ज्यादा उसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता, चाहे वो कंसेक्टिव उसको दे दी जाए चाहे वो सेपरेट हो। नंबर 3, the government shall prescribe the salary and allowances payable to and the other terms and condition of the service of the चेयरपर्सन। गवर्नमेंट जो है वो उसकी सैलरी वगैरह या उसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वो डिसाइड गवर्नमेंट करेगी जी। द चेयरपर्सन आर मेंबर अदर देन एक्स ऑफिशियल मेंबर में रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय सर्विंग 1 month नोटिस इन राइटिंग टू द गवर्नमेंट। कहते हैं 1 month पीरियड नोटिस दे के वो जो है वो रिजाइन कर सकता है। ये उसका रिजाइनिंग का तरीकाकार है जी, रिजाइन का। ये होगी जी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स। आगे क्या है जी, अगर उससे कुछ मिस हैंडलिंग हो जाते हैं या उसके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस होते हैं तो वो उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है चेयरपर्सन को उसके ओहदे से। 6, रिमूवल ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर। द गवर्नमेंट मे रिमूव फ्रॉम ऑफिस द चेयरपर्सन और मेंबर अदर देन एक्स ऑफिशियल मेंबर इफ ही हैज, हाँ अब वो कंडीशन बताएगा कि उसको किस कंडीशन के तहत जो है ना वो उसको रिमूव किया जा सकता है। हैज बीन एडजस्ड एंड एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट और हैज बीन कन्विक्टेड of an offense which involves moral turpitude, has become physically or mentally incapable of acting as the chairperson or the member, ठीक है, has abused his opposition and rendered his continuance in the office prejudicial to public interest। ठीक है जी, ये सारी चीजें क्या है जी, कह रहे अगर वो मेंटली जो है वो इस काबिल नहीं है या उसका कोई ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया है ड्यूरिंग ड्यूटी या ओवरऑल जो है उसकी जो सलाहियत है जी उसके ऊपर सवाल आ गया जी, ये बंदा ठीक से काम नहीं कर पा रहा तो उसको हटाया जा सकता है। दूसरा, उसके ऊपर कोई चार्जेस वगैरह लग गए हैं, कोई करप्शन के लग गए हैं, कुछ इस तरह के कोई लग गए हैं तो उसको भी रिमूव किया जा सकता है जी। ठीक है। तीसरा क्या है जी, वो फिजिकली कैपेबल ही नहीं है कि वो इस ऑफिस को संभाल सके तो फिर भी उसको रिमूव किया जा सकता है जी। या वो किसी जुडिशियल इंक्वायरी में पड़ जाता है और उसके ऊपर इंक्वायरी बैठ जाती है और वो अपने काम को पूरे तरीके से नहीं कर पाता तो उस बिना के ऊपर भी उसको रिमूव किया जा सकता है जी।
हाँ, एक चीज़ है जी, उसको रिमूव करने से पहले आप लोगों ने जो लॉ में लिखा हुआ है, जो एक्ट में लिखा हुआ है कि उसको फुल जो है वो चांस देना है कि वो अपने आप को डिफेंड कर ले। यहाँ पे क्या लिखा है, दी चेयरपर्सन और मेंबर शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट आफ्टर अफोर्डिंग हिम अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड। ठीक है, उसको कंप्लीट आज़ादी, कंप्लीट जो है वो उसको अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, कि जो भी उसके ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं वो उसको डिफेंड कर सके। अगर वो डिफेंड नहीं कर पाता, अपने बयान जो है वो अपना जो मौक़िफ़ है उसको नहीं मनवा पाता, उसके ऊपर चीज़ें साबित हो जाती है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन उसको फुल हक दिया जाता है कि हाँ जी, आप भी अपने लिए जो भी आपके ऊपर चार्जेस लगे हैं इसके ऊपर अगर आप कुछ है बताना चाहते हैं तो बताएं जी कोर्ट में। नंबर 7, पावर एंड फंक्शन ऑफ फूड अथॉरिटी। अब ये जो चीज़ है ना, ये देखने वाली है कि फूड अथॉरिटी की पावर्स और फंक्शन क्या है जी। द फूड अथॉरिटी शेल रेगुलेट एंड मोनिटर द फूड बिजनेसेस। जितने भी फूड बिजनेसेस हैं उनको मोनिटर करेगी, उनको रेगुलेट करेगी, उनकी इंस्पेक्शन करेगी, उनकी चेकिंग करेगी इन ऑर्डर टू इंश्योर प्रोविजन ऑफ सेफ फूड। ठीक है, पर्पस सिर्फ एक ही होगा कि अवाम को सेफ फूड जो है वो खाने को मिले, उनको खाने के बाद कोई भी डिजीज या कोई भी बीमारियां वगैरह ना लगे। हाँ जी, पावर क्या है जी, विदाउट प्रीजुडाइस टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 द फूड अथॉरिटी। प्रीजुडाइस क्या होता है जी, प्री जजिंग। प्रीजुडाइस क्या है जी, प्री जजिंग। नंबर 1 उसकी जो फर्स्ट पॉइंट है वो कौन सा है, फॉर्मुलेट स्टैंडर्ड प्रोसीजर प्रोसेसेस एंड गाइडलाइंस। क्या करेगी जी, वो स्टैंडर्ड बनाएगी, प्रोसीजर बनाएगी, प्रोसेस बनाएगी और गाइडलाइन जो है वो शाया करेगी इन रिलेशन टू एनी एस्पेक्ट ऑफ द फूड इंक्लूडिंग फूड बिजनेस। फूड लेबलिंग के बारे में बताएगी कि कैसे करनी है, फूड एडिटिव्स के बारे में बताएगी कि कौन से फूड एडिटिव्स जो है वो परमिसिबल हैं, कौन से नॉन परमिसिबल हैं, किसको हम लोग यूज कर सकते हैं, किसको नहीं यूज कर सकते, एंड स्पेसिफाई अप्रोप्रिएट एनफोर्समेंट सिस्टम। और एनफोर्समेंट सिस्टम जो है वो उसको लागू करेगी कि कोई भी जो है वो बंदा उसको अडल्ट्रेशन कर रहा है या फूड फ्रॉड कर रहा है या इस तरह की कोई भी चीज़ कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन लेगी, उसको जुर्माना करेगी, उसके ऊपर FIR करवाएगी, उसको सील करेगी, उसको EPO लगाएगी। ठीक है जी, फर्स्ट पावर उसकी ये है। सेकंड क्या है जी, स्पेसिफाई प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस फॉर सेटिंग अप एंड एक्रीडिशन ऑफ द फूड लेबोरेटरीज। क्या करेगी जी, प्रोसीजर्स बनाएगी और गाइडलाइंस बनाएगी किन के लिए, फूड लेबोरेटरीज के लिए, जिनके पास फूड जो है वो टेस्टिंग के लिए जाएगा, जहां पे जाके फूड में पता चलेगा कि इसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कौन सा बैक्टीरिया है जो फूड पॉइजनिंग या फूड को खराबी का आगाज करेगा, लोगों के लिए बीमारी का बायस बनेगा जी। अच्छा, ये दूसरा है। तीसरा क्या, फॉर्मुलेट मेथड ऑफ सैम्पलिंग एनालिसिस ऑफ द एंड रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट्स। हाँ, क्या करेगी जी, सैंपल कैसे लेना है किसी भी चीज़ का। अगर कोई किसी चीज़ के ऊपर डाउट है कि ये जो चीज़ है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए इंजूरियस है, तो उसके लिए ये क्या करेगी, उसके लिए सैंपल करेगी, सैंपल लेगी फूड अथॉरिटी, ये भी उसका अख्तियार है, वो ले सकती है किसी भी जगह से, और उसको एनालिसिस के लिए लैब्स में भेज देगी। नेक्स्ट क्या है जी, स्पेसिफाई लाइसेंसिंग। ठीक है जी, लाइसेंसिंग को स्पेसिफिक करेगी कि किस फूड बिजनेस के लिए कौन सा लाइसेंस जो है वो बनाना है। ठीक है, लाइसेंसिंग को उसकी फ़ी को देखेगी, कितनी फ़ी रखनी है उस स्पेसिफिक फूड बिजनेस के लिए। प्रोहिबिशन ऑर्डर, यानी टेम्परेरी किसी भी जगह को बंद करना है अगर वो बंदा जो है वो अपनी चीज़ों को ठीक नहीं कर रहा। ठीक है, बार बार उसको समझाया जा रहा है, वो चीज़ों को ठीक नहीं कर रहा, दोबारा से वो कर रहा है, एक्सपायरी सेल कर रहे हैं, जो भी है सफाई का हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहा, अपनी प्रीमिसेस की ओवरऑल जो स्टोरेज कंडीशन है उसको ठीक नहीं करा, तो उसको टेम्परेरी जो है उसको बंद कर दिया जाता है। ठीक है, उसको भी ये कौन देखेगी जी, फूड अथॉरिटी देखेगी। रिकॉल प्रोसीजर अगर एक दफ़ा बनाया गया है लेकिन उसमें मजीद मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, वो भी फूड अथॉरिटी करेगी। इंप्रूवमेंट नोटिस देगी और प्रोसिक्यूशंस। ठीक है, उसको नोटिस दिया जाएगा लिख के, जिसको हम लोग इंप्रूवमेंट नोटिस कहते हैं कि ये चीज़ें तुम्हारी जो थी वो गलत है, इसको ठीक करो। ये भी फूड अथॉरिटी की जुरिस्डिक्शन है जी। नेक्स्ट है जी, डिटरमाइन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ इट्स एम्प्लॉय। ये तो इजी है कि अपने एम्प्लॉयज़ की जो है वो टर्म्स और कंडीशन, उसकी पे कितनी रखनी है, किसको कौन सा स्केल देना है, कौन सा ओहदे की कौन सी जो है वो पावर होनी है, वो सारी की सारी भी क्या कौन डिसाइड करेगी, फूड अथॉरिटी। प्रोवाइड साइंटिफिक एडवाइस एंड टेक्निकल सपोर्ट टू द गवर्नमेंट इन मैटर रिलेटिंग टू फूड। गवर्नमेंट को क्या करेगी जी, फूड की हैंडलिंग के लिए, फूड की सिक्योरिटी, फूड की सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट को एडवाइस देगी, उसको डाटा देगी कि ये चीज़ जो है इसको ऐसा कर लें, इस चीज़ को ऐसा कर लें। अच्छा जी, कलेक्ट एंड एनालाइज रेलेवेंट साइंटिफिक एंड टेक्निकल डाटा रिलेटिंग टू फूड। क्या करेगी जी,
साइंटिफिक डाटा और टेक्निकल डाटे को मैनिपुलेट करेगी, इकट्ठा करेगी, जमा करेगी और गवर्नमेंट को देगी कि उससे पता चले कि लोग क्या चीज़ खा रहे हैं, उसकी वजह से इनमें क्या क्या बीमारियां या कौन कौन से असरात जो है वो लाहिक हो रहे हैं जी। नेक्स्ट है जी एस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ नेटवर्क ऑफ फूड ऑपरेटर्स एंड कंज्यूमर टू फैसिलिटेट फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल। इस तरह का एक सिस्टम बनाएगी कि उससे क्या होगा, फूड ऑपरेटर को भी फायदा पहुंचे और कंज्यूमर जो खाने वाले हैं उनको भी फायदा पहुंचे। इस तरह की रूल्स और रेगुलेशन और इस तरह के तरीकाकार बनाएगी जी, ताकि जो भी उस चीज़ को खाए फूड जो है वो फूड सेफ्टी मेंटेन रहे, फूड बोर्न इलनेस किसी को कॉज ना हो। इस तरह के वो एक्शन और इस तरह की जो है वो हदायतनामे जो है वो इस तरह की एडवर्टाइजमेंट वो जारी करेगी जी। नेक्स्ट है जी ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम इन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड। ट्रेनिंग करवाएगी, जो भी एफबीओ होगा उसको ऑफिस में बुला के या उसकी शॉप के ऊपर ही जाके उनको बताएगी कि कैसा काम आप लोगों ने किस तरह करना है जी। नेक्स्ट है जी प्रोमोट जनरल अवेयरनेस एज द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड। जनरल अवेयरनेस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, फ्लैक्सिस के थ्रू जो है वो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट हो जाए, चाहे वो ओरली हो जाए चाहे वो रिटर्न हो जाए, वो सारा कुछ करेगी ताकि लोगों में अवेयरनेस आ जाए कि कौन सी चीज़ खानी है, कैसे खानी है, उसकी स्टोरेज कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ें जी। नेक्स्ट है जी लेवी फी फॉर दी रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग एंड अदर सर्विसेज। कि क्या करेगी जी, फी जो है वो इम्पोज करेगी कि एक लाइसेंस है उसकी कितनी फ़ी होनी चाहिए, एक जुर्माना है उसकी कितनी फ़ी होनी चाहिए, ये सारी की सारी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस, मेडिकल की, ट्रेनिंग की, ये सारी की सारी क्या होगा जी, ये फूड अथॉरिटी जो है वो इसको डिसाइड करेगी जी। सर्टिफाई फूड फॉर एक्सपोर्ट, कोई भी फूड अगर पाकिस्तान से बाहर जाना तो उसको ये सर्टिफिकेशन, स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन देगी कि हाँ जी ये फूड जो है वो एक्सपोर्ट के काबिल है, आप इसको एक्सपोर्ट कर दें, इसमें कोई भी डिजीज़ वगैरह या कोई भी इस तरह के अडल्ट्रेशन या एडिटिव्स नहीं है जो नुकसान पहुँचा सके ह्यूमन हेल्थ को। नेक्स्ट है जी परफॉर्म एनी अदर प्रेस्क्राइब्ड फंक्शन एंड डू एनी अदर थिंग विच इज नेसेसरी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन अंडर दिस एक्ट। द फूड अथॉरिटी शैल एक्सरसाइज दिस फंक्शन एज फार एज पॉसिबल इन द अकॉर्डेंस विद द वेल एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। वही चीज़ें हैं जी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को भी मीट करना है उसने, इस तरह के प्रोसीजर और प्रोसेस बनाने हैं क्योंकि वो इंटरनेशनली अगर एक्सपोर्ट के लिए जा रहा है या ओवरऑल पाकिस्तान में भी हम लोग जिद्दत की तरफ जा रहे हैं तो कोई भी फूड है उसकी पैकेजिंग, स्टोरेज इस तरह की कंडीशन बनानी है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर सके, जिस तरह बाहर की डेवलप कंट्री में चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर भी हो सकें जी। नंबर 8 है जी प्रोसीडिंग ऑफ द फूड अथॉरिटी नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द फूड अथॉरिटी शैल बी क्वेश्चन और इनवैलिडेटेड मेयरली ऑन द ग्राउंड एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी और। अच्छा इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं जो फूड अथॉरिटी का एक्ट है उसमें क्या है जी, कहते हैं गैप और डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। सो इसकी बिना के ऊपर आप होल फूड अथॉरिटी को गलत नहीं कह सकते, ना उसको चैलेंज कर सकते, ना उसकी जो प्रोसीडिंग है उसको आप लोग जो गलत कह सकते हो जी, इसमें यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है जी कैटेगराइजेशन ऑफ द प्रीमिसेस। द फूड अथॉरिटी में कैटेगराइज द प्रीमिसेस इन द लाइट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ एडहेरेंस टू द स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। कह रहे हैं ये भी पंजाब फूड अथॉरिटी के इख्तियार में है कि कौन सी प्रीमिसेस को किस तरह की कैटेगरी में डालना है, ठीक है। कैटेगरी के साथ ही उसको पता चलेगा कि इसका ये वाली कैटेगरी है, यानी उसकी सेल इतनी है, उसके पास एम्प्लॉय इतने हैं, उसकी जगह जो है वो रेंट के ऊपर है, किस रोड के ऊपर है, किस सिटी में है, ठीक है। उस हिसाब से कहते हैं उसको कैटेगराइज किया जाएगा और उस हिसाब से उसका लाइसेंस बनेगा और उस हिसाब से उसके लाइसेंस की फी होगी जी। पीरियडिकली रिवाइज इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर द कैटेगरीज ऑफ द प्रीमिसेस अंडर क्लॉज ए। इफ द प्रीमिसेस आर कैटेगराइज्ड अंडर सबसेक्शन 1, the food authority shall issue a certificate showing the category of such premises and the food operator shall display the certificate at conspicuous place of the premises। ठीक है जी, कह रहा है कोई भी जो है ना प्रीमिसेस है वो सब सेक्शन 1 के अंडर आती है, ठीक है। तो उसको क्या करेगी पंजाब फूड अथॉरिटी, आप लोगों ने दुकानों में अक्सर जो है ना वो लाइसेंस लगे देखे होंगे, गत्ते के होते हैं, बारीक से पेपर होता है जो सिंपल A4 पेपर होता है, उससे थोड़े से मोटा गत्ता होता है, उसके वो होते हैं, वो लाइसेंस जो है वो इशू किए जाते हैं। तो वो उन प्रीमिसेस को वो उस तरह के लाइसेंस इशू किए जाएंगे और उन लाइसेंस को लेने के बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, जो प्रोमिनेंट प्लेस है जहाँ पे वो इजीली नजर आए वहां पे उसको लगा के रखना है उस लाइसेंस को। अच्छा, ताकि वो कोई भी टीम वहां पे जाती है तो उससे एक तो पता चलता है कि हाँ जी इसका लाइसेंस बना हुआ है, दूसरा आवाम को पता चलता है, तीसरा उसकी इंस्पेक्शन करने में आसानी होती है जी। उसके ऊपर QR कोड वगैरह होता है, उसको स्कैन करके उसकी हिस्ट्री वगैरह का पता चलाया जा सकता है। इफ फूड ऑपरेटर रिमूव द सर्टिफिकेट और एनी मैनर टेम्पर, हाँ it or defects or mutilates it, the food authority may take one or more action under the section 39 of the act। कहता है सेक्शन 39 के तहत अगर वो बंदा क्या करता है जी, उसके फूड का जो लाइसेंस है वो एक्सपायर हो गया, उसकी डेट गुजर गई है, 1 साल इसका पीरियड होता है,
तो वो क्या करता है, उसको टेम्पर्ड कर देता है, उसकी डेट मिटा देता है, उसको फाड़ देता है, इस तरह का कोई काम करता है, तो उससे क्या होगा, उसके खिलाफ जो है पंजाब फूड अथॉरिटी सेक्शन 39 के तहत जो है कार्रवाई करेगी जी। नेक्स्ट है जी 4, अ फूड ऑपरेटर aggrieved by any decision of the food authority regarding categorization of these premises may within 60 days of the such decision prefer to an appeal to the appellate authority notice under subsection 2 of the section 39। ठीक है जी, कहता है विदिन 60 डेज, विद इन 60, अगर किसी बंदे को लगता है कि हाँ जी यार जो मेरी प्रीमिसेस है, जो मेरी दुकान होटल रेस्टोरेंट बेकरी है उसकी गलत कैटेगरी हो गई है, यानी उसका लाइसेंस जो है उसकी फी कम है और लेकिन उन्होंने जो है वो ज्यादा बना दिया है, ठीक है, तो वो 60 डे के अंदर अंदर अपील कर सकता है, जिसकी बिना के ऊपर उसका लाइसेंस या छोटा किया जाएगा या उसको चेंज किया जाएगा या जो भी तरीकाकार होगा वो अपनाया जाएगा जी। नेक्स्ट 5 है जी, द फूड अथॉरिटी में बाय एनी मींस क्रिएट जनरल अवेयरनेस अबाउट द कैटेगराइजेशन ऑफ द प्रीमिसेस अंडर दिस सेक्शन। फूड अथॉरिटी क्या करेगी जी, इसकी अवेयरनेस, जो कि डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट चलती हैं कि आप लाइसेंस बनवाएं अपना और उसकी कैटेगरी ये होगी, उसकी फी इतनी होगी, वो कैसे बनवाना है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो फूड अथॉरिटी अक्सर औकात करती है जी। सेक्शन 9 है जी, साइंटिफिक पैनल, द फूड अथॉरिटी में एस्टेब्लिश वन और मोर साइंटिफिक पैनल विच शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। हाँ जी, फूड अथॉरिटी क्योंकि एक जो है वो साइंटिफिक अथॉरिटी है, जो साइंस की बेस के ऊपर, फूड टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर जो है वो इसको बनाया गया है, तो उसमें क्या है जी, जो इसका साइंटिफिक पैनल होगा उसमें कौन कौन से हजरात होंगे जी, उसमें कौन कौन सी अथॉरिटी होगी वो जरा देख लें जी। सबसे पहले जो होगा उसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ फूड अथॉरिटी होगा, जो क्या होगा, जो कन्वेनर होगा। B, a representative having background of the food science और technology and established for determining standard and quality। हाँ, कहता है एक जो है वो फूड साइंस और टेक्नोलॉजी का ग्रेजुएट या उसका एक्सपर्ट होगा जो स्टैंडर्ड और क्वालिटी को बनाएगा, ठीक है जी। हाँ, अदर रिप्रेजेंटेटिव एक और फूड साइंस और टेक्नोलॉजी का रिप्रेजेंटेटिव होगा जिसका इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड होगा, ठीक है, जिसने फैक्ट्रियों इंडस्ट्रियों में काम किया होगा, उसका काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, वो साइंटिफिक पैनल का हिस्सा होगा। एक और होगा जी, वो निफसेट से होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से एक फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बंदा होगा जो इस कमेटी में, इस साइंटिफिक पैनल में का हिस्सा होगा। एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट होगा और एक मेडिकल प्री प्रैक्टिशनर होगा जो रजिस्टर्ड होगा पीएमडीसी से, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से, वो भी इस कमेटी का हिस्सा होगा। 3 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे फूड मैन्युफैक्चरर के, यानी इंडस्ट्रीज के ओनर होंगे या इंडस्ट्री जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनके, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में से 3 ऐसे बंदे लिए जाएंगे जो इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इस पैनल में जी। ये जो है इस साइंटिफिक पैनल की कंपोजिशन है। नेक्स्ट क्या है जी, अ साइंटिफिक पैनल में को अपॉइंट एनी अदर मेंबर फ्रॉम द रेलेवेंट इंडस्ट्री, ठीक है जी। साइंटिफिक पैनल जो है वो रेलेवेंट इंडस्ट्री से किसी भी दूसरे अदर पर्सन को भी को अपॉइंट कर सकता है जी। The food authority shall determine the terms and conditions including tenure of the member of the scientific panel other than ex officio में, यानी उनके टर्म्स एंड कंडीशन और उसका दुरानिया वगैरह वो सारा फूड अथॉरिटी जो है वो उसको डिटरमाइन कर सकती है बजाय एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के। नेक्स्ट क्या है जी, द फूड अथॉरिटी में रेफर एनी मैटर रिलेटिंग टू फूड टू द साइंटिफिक पैनल फॉर रिकमेंडेशन। कोई भी केस आ गया, यानी जैसे अब लास्ट टाइम चला था जी जो MSG है जी, मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, ठीक है, इस तरह ही कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं, तो उससे क्या होता है लोगों की हेल्थ के ऊपर जो है वो गलत इफेक्ट पा रहा होता है, इंजोरियस होती हैं ये चीज़ें हेल्थ के लिए, तो उसको पैनल जो है वो बैठ के डिसाइड करता है कि हाँ जी ये एलर्जी है या वाकई जो है वो डिजीज काज कर रहा है, तो इस हिसाब से वो उससे रिकमेंडेशन भी पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो मांग सकती है। द साइंटिफिक पैनल में आफ्टर ड्यूरिंग डेलिब्रेशन विद द रेलेवेंट इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव मेक रिकमेंडेशन टू द फूड अथॉरिटी, उसको रिकमेंडेशन देता है कि आप ऐसे कर लें, ऐसे ना करें, ये चीज़ को ऐसे मैनेज कर लें, इस चीज़ को ऐसे ना करें। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स प्रोसीजर प्रोसेस एंड गाइडलाइंस इन रिलेशन टू एनी टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द फूड, ठीक है जी। इफ द फूड अथॉरिटी डज नॉट एग्री, हाँ अगर क्या है जी फूड अथॉरिटी जो है वो इस साइंटिफिक पैनल की बात से इत्तेफाक नहीं करती तो वो दोबारा इसको कंसिडरेशन के लिए दोबारा इस मैटर को भेज देती है साइंटिफिक पैनल में। द साइंटिफिक पैनल शेल कंसीडर द रेफरेंस एंड फॉरवर्ड इट्स टू कंसीडर रिकमेंडेशन एंड पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है। कोई भी इश्यू है, कोई भी मैटर है, वो साइंटिफिक पैनल को भेजा जाता है फूड के रिलेटेड। जो साइंटिफिक पैनल है इसका हल निकाल के वो फूड अथॉरिटी को देता है। अगर फूड अथॉरिटी को वो जो हल है वो पसंद आता है उसको वो लागू कर लेती है, जिस हद तक उसको पसंद आता है उस हद तक लागू करते हैं। कुछ चीज में इसमें चेंजिंग होती है तो वो चेंजिंग भी कर ली जाती है जी। आगे क्या है जी, सेक्शन नंबर 10 है जी, डायरेक्टर जनरल। द गवर्नमेंट में अपॉइंट अ डायरेक्टर जनरल इन सच मैनर एंड ऑन सच टर्म एंड कंडीशन इट में प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है।
द डायरेक्टर जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ द फूड अथॉरिटी। द डायरेक्टर जनरल शैल बी सेक्रेटरी ऑफ द फूड अथॉरिटी। जो डीजी होता है वही क्या होगा जी, वो फूड अथॉरिटी का सेक्रेटरी होगा। The Director General, subject to the control of the Food Authority, shall be responsible for accomplishing the objective of this act and for efficient implementation of the act, the rules and regulation। जो डीजी है वो इस चीज़ को देखेगा कि हाँ जी फूड अथॉरिटी का जो एक्ट है, जो कानून है, वो किस हद तक पंजाब में या किस हद तक लागू हो रहा है प्रीमिसेस और फूड बिजनेस और एफपीओज के ऊपर। द डायरेक्टर जनरल शैल एक्सरसाइज सच पावर एज आर मेंशन्ड इन द एक्ट और एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड आर डेलीगेट टू हिम। अपनी पावर इस्तेमाल करेगा, ये फूड जो एफएसओ की पावर होती है वो भी डीजी इस्तेमाल कर सकता है जी। नेक्स्ट है जी, दी डायरेक्टर जनरल में एक्सरसाइज पावर ऑफ अ फूड सेफ्टी ऑफिसर अंडर दी एक्ट। ठीक है जी, वो फूड सेफ्टी ऑफिसर की पावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्ट ने इसको परमिशन दी हुई है जी। सेक्शन 11 है जी, पब्लिक एनालिस्ट। पब्लिक एनालिस्ट क्या होता है, अब इसको देख लेते हैं। जो मेन जो पंजाब फूड अथॉरिटी के ओहदे होते हैं ना, वो कौन से हैं जी, वो एक फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है, वो एक असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है, फिर डीडी होता है, ठीक है, फिर एडीओ होता है, फिर पब्लिक एनालिस्ट भी जो है वो भी लैब्स में इनका अच्छा खासा काम होता है, ये भी एक मेन कंपोनेंट होता है जी, मेन मेंबर होता है जी फूड अथॉरिटी का। द फूड अथॉरिटी में भी मे बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट पब्लिक एनालिस्ट फॉर सच एरिया इट मे बी असाइन टू है जी, अ पब्लिक एनालिस्ट शैल पोसेस सच क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। जो पब्लिक एनालिस्ट की जो क्वालिफिकेशन है जो डिटरमाइन की गई है, उसके पास वो क्वालिफिकेशन पर्सन के पास होगी तो उसको पब्लिक एनालिस्ट लगा दिया जाएगा। द प्रोडक्शन इन द ट्रायल ऑफ द सर्टिफिकेट एट द हैंड ऑफ द पब्लिक एनालिस्ट शैल अंटिल द contrary is proved to be sufficient proof of the fact contained in the certificate. The court may of its own accord or on the request of the accused cause any food or sample of the food to be sent analysis for to the public analyst. Unless otherwise directed by the court, the accused on whose request any food or sample of the food is sent to the public analyst shall bear its cost. अच्छा जी, इसमें क्या कह रहा है, इस सारे के सारे पैराग्राफ में वो यही कह रहा है कि पब्लिक एनालिस्ट क्या है, उसका मेन काम जो है वो लैब में होता है। कोई भी सैंपल आप लोगों ने लेना है, आप लोगों ने लैब में भेज देना उसकी टेस्टिंग के लिए कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने हैं जो डिजीज काज कर रहे हैं। वाटर है, फर्ज करो वाटर का हम लोग बात करें तो उसमें कोलीफार्म कितने हैं। अगर हम लोग स्पाइसेस की बात कर रहे हैं तो चिली पाउडर है तो उसमें वो टेस्ट लगाएगा कि हाँ जी इसमें जो है वो ब्रिक्स का पाउडर है कि नहीं है। अच्छा जी, सारे के सारे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, कहता है कोई भी सैंपल आप लोगों ने लेना है, फूड सेफ्टी ऑफिसर लेता है या असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर लेता है या कोर्ट जो है वो उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करना चाह रही है तो उस सैंपल को क्या करेगी जी, वो पब्लिक एनालिस्ट के पास भेज देगी। पब्लिक एनालिस्ट क्या करेगा, उस सैंपल की टेस्टिंग करेगा। फर्ज करो वो देखेगा जी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने हैं जी, इसमें बैक्टीरिया कौन से हैं, कौन सी चीज़ जो है वो फूड पॉइजनिंग का अगर कोई केस है देखेगा कि कौन से जो बैक्टीरिया उसने फूड पॉइजनिंग काज किया वो उस फूड में प्रेजेंट भी है था कि नहीं है था। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो देखेगा। दूसरा वो देखेगा कि फर्ज करो वाटर है तो उसमें देखेगा कि कोलीफॉर्म प्रेजेंट है कि नहीं है, अदर जो फीकल कोलीफॉर्म्स होते हैं वो प्रेजेंट है कि नहीं, जो हेपेटाइटिस और कॉलेरा इस तरह की डिजीज साल्मोनेला वगैरह जो बैक्टीरिया वो उसके टेस्ट वगैरह लगाएगा कि हाँ जी वो उस स्पेसिफिक सैंपल में है कि नहीं है। अगर है तो वो बताएगा, रिपोर्ट अपनी साथ भेज देगा कि हाँ जी इस चीज़ में सैंपल है। बाकी उसके बाद कोर्ट जो है वो फैसला सुना देगा कि हाँ जी इसमें वो लैब से टेस्ट करवाया था, जो चीज़ है वो है, तो इस पर्सन के खिलाफ फूड एफबीओ के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। कहते कोई भी सैंपल जो है वो पब्लिक एनालिस्ट को, चाहे वो एफबीओ भेजते चाहे वो पंजाब फूड अथॉरिटी भेज दे, कुछ भी भेज दे, तो उसका जो कॉस्ट है वो उसको खुद ही बियर करनी पड़ती है जो सैंपल भेज रहा है। ठीक है जी, अनलेस अदरवाइज या कोर्ट के ऑर्डर होते हैं फिर उसमें चेंजिंग हो सकती है जी। बड़ा जो पब्लिक एनालिस्ट का मेन काम है वो यही लैब में होता है कि लैब में वो टेस्टिंग वगैरह लगाते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि फूड पॉइजनिंग जो है या फूड में जो अडल्ट्रेशन है वो किस वजह से हुई है, अडल्ट्रेशन साबित भी हुई है कि नहीं हुई। अगर वो कह देता है कि हाँ जी देख के जो स्पाइसेस हैं उसमें ब्रिक्स का पाउडर है, जो स्पाइसेस हैं उसमें हम लोगों ने बूरा वगैरह ऐड करके उसको कलर किया हुआ है, या जो ब्लैक पेपर्स हैं उसमें हम लोगों ने पपाया के सीड ऐड किए हुए हैं, तो ये हम लोग तो कह देंगे, लेकिन कानून इस चीज़ को, अदालत इस चीज़ को नहीं मानेगी। वो पब्लिक एनालिस्ट की रिपोर्ट मांगेगी। पब्लिक एनालिस्ट क्या करेगा, लैब में उसके टेस्ट वगैरह लगाएगा और सैंपल वगैरह की एनालाइज करने के बाद जो है वो उसकी रिपोर्ट बना के कोर्ट को भेजेगा। अगर उसमें सैंपल में वो चीज़ साबित हो जाती है तो उस पर्सन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जी। अच्छा, सेक्शन 12 है जी, फूड सेफ्टी ऑफिसर। फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या होता है, पावर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या होती हैं, इसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, वो सारी चीजें इसमें हम लोग देखेंगे जी। फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या है जी, द फूड अथॉरिटी में बाय द नोटिफिकेशन अपॉइंट फूड सेफ्टी ऑफिसर और फॉर सच एरियाज एट इट में असाइन टू देम। ठीक है जी, फूड अथॉरिटी क्या करेगी, फूड सेफ्टी या एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करेगी एक स्पेसिफिक एरिया के लिए जो उसको दिया जाएगा।
फूड सेफ्टी ऑफिसर शेल पोसेसेस सच क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। हाँ जी, जो क्वालिफिकेशन ऐड में दी जाएंगी आमतौर के ऊपर जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की क्वालिफिकेशन होती है वो होती है जी एमफिल फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, उस क्वालिफिकेशन के अंडर फूड सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा जी। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन सबसेक्शन 2 द फूड अथॉरिटी इन पब्लिक इंटरेस्ट में कॉन्फर द पावर ऑफ अ फूड सेफ्टी ऑफिसर ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी सेक्शन 13, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 13, पावर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर। फूड सेफ्टी ऑफिसर की पावर क्या होती है जी? अ फूड सेफ्टी ऑफिसर में टेक सैंपल ऑफ एनी फूड और एनी सब्सटेंसेस, कहता है सैंपल ले सकता है किसी भी फूड का, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी जगह से, विच अपीयर टू हिम टू बी इंटेंडेड फॉर सेल एंड हैज बीन सोल्ड एज ए फूड, जो फूड के तौर के ऊपर सेल किया जा रहा हो। ठीक है, उसको कोई रोक नहीं सकता किसी भी जगह से सैंपल लेने से। सीज एनी फूड ऑपरेटर्स और यूटेंसिल्स, कहता है सीज कर सकता है जिस फूड को वो समझता है कि ये ठीक नहीं है या सेल हो रहा है, उसको सीज कर सकता है। ऑपरेटर्स को सीज कर सकता है, यानी उसको यूज नहीं कर पाएगा उसके बाद कोई, अगर उसने सील कर दिया। यूटेंसिल्स को सीज कर सकता है, विच अपीयर्स टू फूड सेफ्टी ऑफिसर टू बी इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट द रूल्स ऑफ द रेगुलेशन। कहता है अगर वो इन 3-4 चीजों को सीज करेगा किस भी ना के ऊपर, अगर कोई भी खिलाफ वर्जी हो रही है जो इस एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी, जैसे कोई पर्सन जो है वो अडल्ट्रेशन कर रहा है या अनहाइजीनिक कंडीशन के साथ काम कर रहा है, फूड बिजनेस कर रहा है, लेकिन उसकी जो हाइजीनिक कंडीशन है वो पैथेटिक है, उसकी स्टोरेज कंडीशन ठीक नहीं है, फिजिकली वो बीमार है। ठीक है, अडल्ट्रेशन काम कर रहा है, 2 नंबर काम कर रहा है। ठीक है जी, फूड फ्रॉड कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उसकी यूटेंसिल्स, उसके बर्तन वगैरह, उसके ऑपरेटर्स, जो भी खाना पकाने वाली सारी चीज़ें वगैरह हैं, फूड वगैरह को वो सीज कर सकता है जी, उसको कोई रोक नहीं सकेगा, ये उसकी पावर है जी। सी, गवर्नमेंट ने एक्ट ने उसको पावर दी है जी। सी, एंटर और सील एनी प्रीमिसेस, एंटर हो सकता है, सील कर सकते हैं किसी भी दुकान को। अच्छा, इसके ऊपर ना हाई कोर्ट का एक फैसला है कि पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो किसी भी दुकान को, किसी भी प्रीमिसेस को सील नहीं कर सकती। हाँ, ईपीओ लगा सकती है, इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर होती है, वो भी नोटिस पहले दे के। ठीक है जी। सो कोई भी जो फूड अथॉरिटी का पर्सन है वो आप लोगों के पास आए और आपको कहे कि हाँ जी मैं आपकी जो है प्रीमिसेस उसको सील कर दूंगा, तो उसको आप लोगों ने कहना कि ऐसे ऐसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आप लोग सील नहीं कर सकते, आप जस्ट ईपीओ लगा सकते हैं। ईपीओ में क्या होता है, पर टेम्परेरी उस जगह को निशानदेही कर दी जाती है, उस जगह को क्या किया जाता है, काम से थोड़ा सा उसको रोक दिया जाता है ताकि वो पहले सफाई सुथराई हो, जो चीज़ें उसकी खराब है उसको ठीक करे, और फिर बाद में उसकी फाइल बनती है और उसको खोल दिया जाता है जी। वो सीलिंग नहीं होती। अगर जो है वो ईपीओ लगा हुआ है तो आप काम कर सकते हैं जी। वेयर ही बिलीव्स एनी फूड इज प्रिपेयर्ड, preserved, packed, stored, conveyed, distributed or sold, examine any food and examine anything that he believes is used or capable of being used of such preparation, preservation, packaging, storing, conveying। कहते हैं ये सारी की सारी चीज़ें वो देखता है कि प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, वो इन सारी चीज़ों को क्या है जी उसको देख सकता है, पहले उसको सील कर सकता, अब नहीं कर सकता जी। आगे क्या है जी, इम्पोज फाइन। ठीक है जी, वो जुर्माना कर सकता है जी, फूड ऑपरेटर को जुर्माना कर सकता है, ये भी उसकी पावर है जी। जुर्माना जो है वो उसकी हद जो है वो डिपेंड करता है कि उसके इश्यूज क्या हैं जी। ओपन एंड एग्जामिन एनी पैकेज विच ही बिलीव टू कंटेन एनी फूड, वो किसी भी पैकेज को खोल के चेक कर सकता है, किसी भी दुकान के ऊपर जाके किसी भी पैकेज को खोल के, फूड का पैकेज उसको चेक कर सकता है कि उसमें आया कि कौन सी चीज़ है, आया कि वो अडल्ट्रेटेड तो नहीं है, वो फूड फ्रॉड तो नहीं है, चीज़ खराब तो नहीं है, स्पॉयल तो नहीं है, डिटोरिएट तो नहीं है, उसको वो देख सकता है जी। Examine any book or document with respect to any food and make copies or take extract from the book or document। ठीक है जी, कहता कोई भी रसीदे वगैरह हैं, कोई भी बुक है जिसके ऊपर उसने एफबीओ ने या फूड बिजनेस ऑपरेटर ने या कोई भी दुकानदार उसने कोई चीज़ें वगैरह लिखी हुई हैं, उसकी कहता कॉपी करवा सकता है, उसको ले सकता है और उसका रिकॉर्ड भी मंगवा सकता है जी। ये उसकी पावर है फूड सेफ्टी ऑफिसर की। आगे क्या जी, डिमांड द प्रोडक्शन टू द of the identity card, the business registration certificate, license or any other relevant document from the food operator। कहता है फूड ऑपरेटर से वो उसका आईडी कार्ड मांग सकता है, उसको चेक करने की जो है वो एक्ट ने या आप लोग पढ़ रहे हो उसको इजाज़त दी है, उसको जो है वो अथॉरिटी दी है, वो उसका लाइसेंस चेक कर सकता है, इसकी भी अथॉरिटी दी गई है, उसका आईडी कार्ड चेक कर सकता है, और कोई भी जो फूड के रिलेटेड सर्टिफिकेट है उसको वो चेक कर सकता है जी। मार्क, सील और अदरवाइज सिक्योर, वे, काउंट और मेजर एनी फूड और अप्लायंस। ठीक है जी, कहता है वो किसी भी फूड को वेट कर सकता है, उसको चेक कर सकता है, उसकी पैकेजिंग चेक कर सकता है, उसका वेट चेक कर सकता है,
उसको ओवरऑल देख सकता है, उसको काउंट कर सकता है जी, उसकी भी पावर एक्ट ने, लॉ ने उसको दी है। सर्च एंड सीज एनी व्हीकल कैरिंग फूड, कोई भी जो व्हीकल है, कोई भी गाड़ी है, वो अगर फूड को लेके जा रही है, दूध की गाड़ियाँ होती हैं, कंटेनर होते हैं, उनको जिसमें फूड लिया ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, उसको कहता है वो चेक कर सकता है, उसको देख सकता है, उसको खोल के देख सकता है और उसको सीज भी कर सकता है। आगे क्या जी, अ फूड सेफ्टी ऑफिसर शेल प्रिपेयर अ स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द फूड अपरेटस यूटेंसिल्स और व्हीकल सीज्ड एंड शेल डिलीवर अ कॉपी ऑफ द स्टेटमेंट टू द पर्सन फ्रॉम होम इट इज सीज्ड। और हाँ ठीक है, कहता है अगर कोई भी चीज़ उसकी वो सीज करता है तो उसको एक रिटर्न में डॉक्यूमेंट और एक रसीद देता है, एक उसके पास होती है एफएसओ के पास और एक उसे एफबीओ को देता है, ताकि उसको पता चले उसका सामान सीज हुआ है जी, एक प्रूफ के लिए। A person claiming back anything seized under subsection may within 7 days of the seizure apply to the court and court may confirm such seizure wholly or in part or may order that it to be restored to the claimant। ठीक है, कहते हैं अगर जो एफबीयू है वो समझता है कि जो मेरा सामान है वो गैर कानूनी तौर के ऊपर सीज किया गया है, या उसने उसको सामान की ज़रूरत है, वो चाहता है कि मेरा सामान जो है वो खोल दिया जाए, बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं उसकी बिना के ऊपर, वो कोर्ट में जाता है, जो कोर्ट में जाके जो है वो पिटिशन दायर करता है, तो उसकी बिना के ऊपर कोर्ट फैसला देती है, तो उसको वक्त से पहले भी खोला जा सकता है। फोर्ड जी, इफ द कोर्ट कंफर्म द सीजर ऑफ द फूड apparatus or utensils, it shall be forfeited to the food authority or the court may be directed that such food apparatus utensils may be destroyed at the cost of the owner or person in whose possession it was found। ठीक है जी, क्या कह रहा है जी, उसको पेनल्टी के तौर के ऊपर अगर कोर्ट से उसका साबित हो जाता है कि ये जो चीज़ें हैं ये अडल्ट्रेशन में, फूड फ्रॉड में इस्तेमाल होती हैं, तो फूड अथॉरिटी जो है वो उसकी बिना के ऊपर उन चीज़ों को ज़ाया कर सकती है। 5 है जी, सबसेक्शन 5 है, इफ एन एप्लीकेशन इज नॉट मेड विद इन 7 days अंडर सबसेक्शन 3 the food apparatus or utensils seized shall be forfeited to the food authority। कहता है कोई भी शख्स है जिसका सामान जो है, जिसका ऑपरेटस यूटेंसिल्स या कोई भी चीज़ सीज की हुई है, अगर वो 3 दिन के अंदर अंदर रिक्वेस्ट नहीं डालता कि मेरा सामान जो है वो वापस कर दिया जाए, तो पंजाब फूड अथॉरिटी क्या है वो उसको जब्त कर लेगी इस बिना के ऊपर कि ये वाकई इस सामान को जो है वो अडल्ट्रेशन के लिए यूज़ कर रहा था जी। सो उसको रिक्वेस्ट डालना ज़रूरी है विद इन 3 days के अंदर कि मेरा जो सामान है उसका क्या बनाइए, उसको क्या किया, उसको रिटर्न करना है, या उसके जो भी केस लाना है उसको 3 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई करनी ज़रूरी है। सबसेक्शन 3 है, एनी पर्सन मे मेक एन एप्लीकेशन इन राइटिंग टू द फूड सेफ्टी ऑफिसर आस्किंग हिम टू परचेज अ सैंपल ऑफ एनी फूड। कहते कोई भी शख्स जो है फूड अथॉरिटी को कह सकता है कि हाँ जी इस जगह के ऊपर उसको रिटर्न में सबमिट करवा सकता है, रिक्वेस्ट डाल सकता है, एप्लीकेशन लिख सकता है कि इस फलानी जगह के ऊपर जो अडल्ट्रेशन हो रही है या फूड फ्रॉड हो रहा है, तो इस चीज़ का आप वहाँ से जाके सैंपल ले लें। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या करेगा, वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे सैंपल लेगा और उसको भेज देगा किसके पास, पब्लिक एनालिस्ट के पास, उसको टेस्टिंग के लिए। अदर एम्प्लॉयज ऑफ द फूड अथॉरिटी, द फूड अथॉरिटी मे डिटरमाइन द नंबर्स, कैटेगरीज, रैंक एंड टर्म कंडीशन ऑफ अदर एम्प्लॉयज ऑफ द फूड अथॉरिटी। जो फूड अथॉरिटी है, जो उसके दूसरे एम्प्लॉय हैं, पब्लिक एनालिस्ट, फूड सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन, ये दूसरे एम्प्लॉयज हैं। डीजी वगैरह के अलावा जो सीट्स होती हैं जी, बीपीएस की सीट्स के अलावा कहते हैं जो दूसरे एम्प्लॉयज हैं उनको भी जो है उनके नंबर्स और उनकी कैटेगरी और उनके रैंक को जो है वो फूड अथॉरिटी जो है वो डिटरमाइन कर सकती है जी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो 3rd चैप्टर है उसमें एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को हम लोग देखेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।